हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में सीखा कि कैपेसिटर क्या चीज़ है, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड इट्स वर्किंग। तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्या सीखा कि एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज को स्टोर करना क्या है, उसकी कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। तो उसमें फिर हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिया कि एक कंडक्टर के ऊपर हम एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते, तो एक पैरेलल में दूसरा कंडक्टर ले आए, उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। बिकॉज जो हम पैरेलल में एक कंडक्टर लेके आए हैं उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और नेट इंड्यूस चार्ज हो जाने से क्या होता है कि वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया हमने, उसी को और इम्प्रूव करने के लिए वो जो पैरेलल में कंडक्टर लेके आए थे उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसको अर्थिंग करना बोलते हैं। उससे फिर और ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और उस सिचुएशन में उसका नाम जो हमने दिया उसका नाम दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फिर हमने कैपेसिटी निकाली जब सिर्फ और सिर्फ उसके बीच में फ्री स्पेस था, दोनों प्लेट्स के बीच में देयर वाज नथिंग, वैक्यूम था। तो वो जो सी की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वहाँ से पता चला कि कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड ओनली अपॉन दी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब एरिया क्या है, डायमेंशन क्या है, उन दोनों के बीच का गैप क्या है, और दूसरा एक ज्योमेट्री को छोड़ के एक दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में मीडियम कैसा है, वैक्यूम है या कुछ और है। तो फिर हमने एक नया आइडिया लगाया कि अगर ज्योमेट्री तो ठीक है जी, हम ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज हम अगर अपने कैपेसिटर को बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहते, या फिर उनके बीच का गैप बहुत कम नहीं हम कर सकते, हमारी लिमिटेशन है। तो फिर एप्सिलॉन नॉट ने हमारे को क्या आइडिया दिया कि हम मीडियम को चेंज करके कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। और मीडियम चेंज करके हमने दो केस स्टडी किए, एक तो कंडक्टिंग स्लैब रख के, फिर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा। फिर हमने पाया कि दोनों ही सिचुएशन में ऐसा करने से कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की बढ़ जाती है। अब इसके बाद अभी तक कोई सुजेशन या कोई ऐसी चीज़ बुक में या मेरे नॉलेज में या कहीं पे भी नहीं है कि इसके अलावा भी हम किसी एक इकलौते कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है, आपसे कोई पूछता है कि हमें जो कैपेसिटी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए कैपेसिटर से, तो आप कैसे कर सकते हो। हमने धीरे धीरे स्टेप्स सीख लिए, फिर भी हम एक वो कैपेसिटी बिल्डअप नहीं कर पा रहे, तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल इस चीज़ के ऊपर फोर्स लगाना है, हम कहते हैं कि यहाँ से फोर्स लगाओ, बोल रहे हैं कि कई चीज़ें बताई हमने कि इससे ऐसे फोर्स ज़्यादा लग सकता है, वो करने से ये करने से, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स लगाने वाले हैं वो फोर्स लगाने वालों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही कैपेसिटर की एक की तो हम कैपेसिटी बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं पे एप्लीकेशन ऐसा है कि वहाँ हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगा के हम नेट कैपेसिटी क्या बढ़ा पाएंगे। अगर लगाना चाहते हैं तो उनको पैरेलल में लगाएं या सीरीज में लगाएं, मतलब उनको एक साथ लगाएं या एक के बाद एक आगे पीछे लगाएं। तो हम दोनों सिचुएशन को स्टडी करते हैं पहले कि सीरीज में लगाने से कैपेसिटी बढ़ती है या पैरेलल में लगाने से कैपेसिटी बढ़ती है, तो फिर किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो बार बार हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। कैपेसिटर जब हम बोलते हैं समझ जाओ आप, वो पैरेलल प्लेट्स ही हैं, उसके अंदर दो लगी हुई हैं, और सिंपल शेप में भी हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें दो प्लेट्स लगी रहती हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। Series combination of the capacitor। मान लिया ये कैपेसिटर है, इसका नाम, इसकी कैपेसिटी जो है C1 है, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये एक दूसरा कैपेसिटर है, इसकी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसकी जो कैपेसिटी है मान लिया C2 है। एक तीसरा कैपेसिटर है, इसकी ये पॉजिटिव प्लेट है,
ये नेगेटिव है और इसकी जो कैपेसिटेंस है मान लिया C3 है। अगर इनको सीरीज में जोड़ना है तो क्या करेंगे, 1 उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा ऐसे जोड़ना होता है, सीरीज का तो यही मतलब है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है तो क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। नेट चार्ज जो है इसमें मान लिया Q है और नेट पोटेंशियल इसका जो ये इधर का एंड है उसको तो अर्थिंग कर देते हैं हम लोग, नेगेटिव टर्मिनल का जो एंड है, क्योंकि इधर तीनों का नेगेटिव इधर ही है, इसका भी और इसका भी, इसलिए इधर का पोर्शन तो हम अर्थिंग कर देंगे और ये इधर के सारे पॉजिटिव हैं। तो जो चार्ज है Q चार्ज मान लिया हम दे रहे हैं, तो ये Q चार्ज जो है जैसे हमने रेजिस्टेंस में सीखा था कि इधर से करंट दोगे अगर वो सीरीज में तो सब में बराबर जाएगा, तो ऐसे ही अगर इधर से हम चार्ज देंगे तो यहाँ पे ये चार्ज इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा और इसमें भी उतना ही जाएगा। और नेट पोटेंशियल जो अप्लाई किया मान लिया वो V है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो तीनों में सेम नहीं रहेगा। इसका पोटेंशियल इसमें V1 मान लिया, ये जहाँ पे V2 दूसरा कैपेसिटर शुरू होता है यहाँ पे मान लिया V2 और यहाँ पे V3, तो पोटेंशियल तो सेम नहीं रहेगा, चार्ज जो है सेम रहेगा क्योंकि तीनों में एक ही चार्ज को जाना पड़ेगा, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये V2 और ये V3 तीनों अलग अलग कैपेसिटर है। इसका नाम C1 क्यों रखा मैंने, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है C1 है इसलिए इसका नाम C1 रख दिया, इसका C2 और इसका C3। अब एक जनरल बात हमें पता है कि एक तो हम ये चीज लगा सकते हैं कहीं पे भी Q = CV, एक के लिए लगाना है तो Q1 = C1 V1, तीनों के लिए अलग अलग लगाना है लगा सकते हैं Q1 = C1 V1, Q2 = C2 V2, Q3 = C3 V3, और पूरे के लिए भी लगाना चाहते हैं तो टोटल चार्ज Q = टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल पोटेंशियल। तो जैसी जरूरत होगी वहां पे ये फार्मूला हर जगह वैलिड रहेगा, हम इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये किसी भी कैपेसिटर का एक कंप्लीट फार्मूला है। अब ये नेट पोटेंशियल V जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 + V2 + V3, तो हम इसको लिख सकते हैं V1 नेट पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3। ठीक है, इसकी हम जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको यूज करेंगे। मान लिया दिस इज 1। अब कैपेसिटर 1 के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 = C1 V1, लेकिन Q तो Q1 Q2 Q3 लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पूरे सर्कल में Q ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं Q1 = C1 V1, लेकिन Q1 जो है कांस्टेंट है, Q ही है इसलिए = Q। Q2 को क्या लिख सकते हैं C2 V2 जो कि वो भी Q के ही बराबर है। Q3 को क्या लिख सकते हैं C3 V3 और वो भी Q के ही बराबर है। तो यहां से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q/C1, यहां से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q/C2, यहां से V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q/C3। अब हमारे पास ये गलत लिख दिया, V1 की वैल्यू आ गई Q/C1, V2 की आ गई V3 की आ गई। तो हम अब क्या कर सकते हैं, V1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, V2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, V3 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, वो क्या आ जाएगा नेट पोटेंशियल आ जाएगा। एक हम क्या मान लेते हैं कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है और उसका जो टोटल कैपेसिटी है मान लिया वो ये सीरीज में है इसलिए मैं उसको CS मान लेता हूँ। पूरे कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है, पूरे का जो टोटल कैपेसिटी है वो मैंने मान ली CS। अब टोटल चार्ज इसमें Q है, टोटल कॉम्बिनेशन में जो भी गया पूरे कॉम्बिनेशन में, और उसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ Q = CV, ये क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज Q जो कि हर जगह सेम है। CS मैंने मान लिया इन तीनों को हटा के एक लगा दिया जिसकी कैपेसिटी जो है CS है, उसकी जगह मैंने CS रख दिया। वो एक ही लगाया है तो पोटेंशियल भी उस पूरे पे अकेला ये V ही रहेगा इसलिए मैंने इनटू में कर दिया V। तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगी Q/CS। अब हमारे पास V1 की वैल्यू भी है, V2 की भी है, V3 की भी है, और इस V की जगह मैंने एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया जो इन तीनों की जैसा अकेला इफेक्ट देता है इसलिए वो उसकी कैपेसिटी CS मान ली, तो मैंने V भी निकाल लिया। अब ये चारों वैल्यूज अगेन इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। इन इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी
V की जगह रख सकते हैं Q बाई सी एस, V1 की जगह रख सकते हैं Q बाई C1, V2 की जगह रख सकते हैं Q बाई C2, V3 की जगह रख सकते हैं Q बाई C3। तो ऊपर में Q तो सब में सेम है, क्योंकि पूरे कैपेसिटर में हर एक में पूरे सर्कल में Q की वैल्यू जो है सेम है, तो Q कैंसिल। तो 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। तो क्या ये देख के आप बता सकते हो कि 3 कैपेसिटर है मान लिया, उनको अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, मान लिया एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 2 माइक्रो फैराड है, एक की फर्स्ट की मान लिया 2 माइक्रो फैराड है, दूसरे की जो है 4 माइक्रो फैराड है, और इसकी जो है मान लिया 6 माइक्रो फैराड है। इन तीनों को सीरीज में जोड़ रखा है, तो नेट जो कैपेसिटी बिल्डअप होगी वो इन तीनों से ज्यादा होगी या इन तीनों से भी कम हो जाएगी, कुछ फायदा होगा इनको जोड़ने का। तो देखो यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो सी एस की वैल्यू निकालनी है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6, 12 एलसीएम 2 6 4 3 6 2, तो 6 3 9 2 11, तो 11 होते 12। सी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/11, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो अगर इनको सीरीज में जोड़ते हैं और उनका नेट इफेक्ट जो आएगा, नेट जो कैपेसिटी आएगी वो तो 1 से भी कम आएगी, मतलब इन तीनों में जो मिनिमम है उससे भी कम आएगी, तो कोई फायदा नहीं है इनको सीरीज में जोड़ने का, नेट कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी उल्टी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, पैरेलल में इनका कॉम्बिनेशन करके देखते हैं और वहां देखते हैं कि नेट कैपेसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल का मतलब क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो इनकी एक साइड, मान लिया ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी जो है C1 है, इसलिए इसका नाम C1 रख दिया। दूसरा एक कैपेसिटर है, मान लिया इसकी कैपेसिटी जो है C2 है, सॉरी माइनस, इसका नाम C2 रख दिया, और ये C3 है। तो ऐसे 1 2 3 मतलब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, हम बस थोड़ा इजी रहे इसलिए 3 ही ले रहे हैं। मान लीजिए पैरेलल में जुड़े, तो पैरेलल का मतलब क्या है, इनके पॉजिटिव पॉजिटिव सारे एक किनारे पे और नेगेटिव एक किनारे पे, और ये जो नेगेटिव वाला कॉर्नर है ये तो अर्थ में जोड़ दिया, और पॉजिटिव वाला जो है इधर से मान लिया पॉजिटिव दे रहे हैं। तो अगर इधर से पॉजिटिव, ये मान लिया चार्ज जो जाएगा इधर से नेट चार्ज, ये यहाँ जाने के बाद इसमें Q1 चला जाएगा, इसमें Q2 और इसमें Q3, क्योंकि कॉमन रास्ता नहीं है, 3 रास्ते फट गए यहाँ से, तो 3 रास्ते हैं तो 3 अलग अलग चार्ज जाएंगे, किसी में कम भी जा सकता है किसी में ज्यादा भी जा सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन दी कैपेसिटी और पाथ, कि किस में जाना आसान है किस में मुश्किल है, तो जाएगा अलग अलग, ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, पोटेंशियल जो है, जो हमारे पैरेलल में पोटेंशियल लगा रहता है वो तो तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, V1 पे भी उतना ही रहेगा, V2 पे भी उतना ही और V3 पे भी उतना ही। तो यहाँ पे क्या है कि नेट चार्ज जो है वो तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
तीन ब्रांचेज में स्प्लिट हो गया, लेकिन पोटेंशियल जो है वो V1 के अक्रॉस C1 के अक्रॉस भी V1 है, C2 के अक्रॉस भी V2 है और C3 के अक्रॉस भी V3 है। Potential is same in case of parallel combination, same as it is which you have studied about the resistance. 10th क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में सीखा होगा। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, उसमें करंट तीनों में अलग अलग जाता है, तो वही सेम सिचुएशन है। अब हम कैपेसिटर के बारे में क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है Q इज इक्वल टू CV। अगर फर्स्ट C1 के बारे में बात करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, सेकंड के बारे में बात करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो हम ऐसे इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट जो है मान लिया फर्स्ट के Q1 इज इक्वल टू C1 V1, लेकिन V पोटेंशियल तो तीनों में सेम है, इसलिए इसको C1 V1 लिखने की बजाय मैं सिर्फ C1 V लिखता हूँ, तो ये Q1 की वैल्यू आ गई। ऐसे Q2 की क्या आ जाएगी, C2 V, V2 की जगह मैं सिर्फ V लिखता हूँ क्योंकि पोटेंशियल सेम है। Q3 की जगह क्या लिख सकते हैं, C3 V3 लिखना था, लेकिन V3 V1 V2 सारे V के बराबर हैं, इसलिए V लिख दिया। अब ये Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब इन तीनों को हटा के अगर एक ऐसा कैपेसिटर लगाते हैं कि उसकी कैपेसिटी जो है इन तीनों के इफेक्ट के बराबर है, तो वो अगर ऐसा कैपेसिटर लगाते हैं, मान लिया उसका नाम जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, ये पैरेलल में इसलिए उसकी कैपेसिटी मैंने मान ली CP। ये CP एक ऐसा कैपेसिटर है जो इन तीनों को हटाने के बाद सब कुछ सेम रहेगा, उतना ही पोटेंशियल उतना ही चार्ज, सिर्फ कैपेसिटी जो है उसकी इन तीनों के अकेले की इन तीनों के बराबर रहेगी। तो उस सिचुएशन में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू CP इंटू V, नेट चार्ज इज इक्वल टू CP नेट कैपेसिटी इंटू V विच इज टोटल पोटेंशियल अप्लाइड। तो इस Q की जगह क्या लिख सकते हैं, CP इंटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो ये यहाँ में तीनों में V तो कैंसिल हो जाएगा, V। तो CP की वैल्यू क्या आ गई, CP की वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब हम बता सकते हैं देख के, सिंपल देख के ही बता सकते हैं कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर को जोड़ोगे तो टोटल जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है पूरे सिस्टम की। मान लिया इसकी 2 माइक्रोफेराड है, इसकी 3 माइक्रोफेराड है, इसकी 5 माइक्रोफेराड है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3 प्लस 5 10 माइक्रोफेराड। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी विल इंक्रीज इफ वी कंबाइन द कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है कि एक कैपेसिटर में जब हम उसको चार्ज करते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो वो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एग्जैक्टली जितना हम उसके ऊपर काम करते जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर चार्जेस को जबरदस्ती स्टोर करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं, जबरदस्ती उस पर डालते जा रहे हैं, तो कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। वो जो काम हम कर रहे हैं वो उसके अंदर एज ए एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये एक लास्ट टॉपिक बचा है इस यूनिट का। Energy stored in a कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी। मान लिया ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, चार्ज देते जाते हैं और उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है
और मैंने बोला था कि आपने एक प्लेट का चार्ज वो मानना है कि इस कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज है, ऐसा नहीं बोलना है कि नेट चार्ज 0 है। तो किसी एक इंस्टेंट पे मान लिया इसके ऊपर चार्ज जो है Q है, हम इसके ऊपर टोटल काम कितना करते हैं, हम टोटल काम करते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं था 0, और वहां से लेके कंप्लीट चार्ज जो हम देते हैं इसको मान लिया कैपिटल Q देते हैं। तो ये करने में जो काम हम इसके ऊपर करेंगे वो वर्क क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो एक इंस्टेंट पे जब हम 0 से लेके Q तक चार्ज देते जा रहे हैं, मान लिया इसके ऊपर उस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में बीच में इसके ऊपर चार्ज जो है Q है, तो हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल टू CV ऐसे होता है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब इसके ऊपर चार्ज Q है, उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उस टाइम पे Q बाई C क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या है, इसकी एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये तो वेरिएबल नहीं है, ये इसके ऊपर 0 चार्ज है या मैक्सिमम चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। ये तो इसने जब इसको हम बनाते हैं, इसको डिजाइन करते हैं, उसी टाइम एरिया क्या है, विड्थ क्या है उन दोनों प्लेट्स के बीच की, और एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम क्या है, तो ये चेंज नहीं होने वाला। इसके ऊपर चार्ज चाहे कितना भी हो, वो तो एक उसकी कैपेसिटी है कि ये इतना चार्ज को स्टोर कर सकता है, आप कितना करो वो एक अलग बात है। तो C इज फिक्स्ड। तो एक उस टाइम पे जब इसके ऊपर चार्ज जो है Q है, स्मॉल q, मतलब इस 0 और Q के बीच में, तो उस टाइम पे पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। अब हम क्या करते हैं, मान लिया है कि इस Q के बाद स्मॉल dq चार्ज और देते हैं इसके ऊपर, तो ये स्मॉल dq चार्ज देने के लिए जो वर्क करना पड़ा मान लिया वो है dw। तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्यों, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है। तो इसको ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है। तो अगर स्मॉल वर्क डन करना पड़ा किसके लिए, ये स्मॉल चार्ज देने के लिए, तो dw बाई dq क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। अगर कंप्लीट वर्क डन करना पड़ा तो कंप्लीट चार्ज देने के लिए, ऐसे बोलेंगे हम लोग। स्मॉल वर्क डन करना पड़ा मतलब स्मॉल चार्ज देने के लिए, तो dw बाई dq क्या है कि जब जिस टाइम पे इसके ऊपर Q चार्ज था उस टाइम पे उसके बाद जस्ट बाद ये dq चार्ज देने के लिए dw काम करना पड़ा। तो ये dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल वर्क डन की V इंटू dq, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे V की वैल्यू अभी अभी निकाली है Q बाई C होती है। तो V की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, Q बाई C इंटू dq। अब ये है स्मॉल वर्क डन, ये है स्मॉल चार्ज, और ये उस टाइम पे ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है सिर्फ उसी टाइम पे। लेकिन जैसे ही 0 से लेके Q तक पूरा चार्ज हम देंगे, उस टाइम पे Q की वैल्यू तो वेरी करेगी। पहले 0 चार्ज था, फिर थोड़ा और आया, फिर थोड़ा और आया, फिर मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q आया। तो अगर हमें नेट वर्क डन निकालना तो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर तो 0 से W मतलब टोटल वर्क डन आ जाएगा, और ये क्या है, वेरिएशन इन चार्ज dq, और ये Q क्या है, वेरिएबल चार्ज क्वांटिटी। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो C तो कैपेसिटी है, कांस्टेंट है, इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, वर्क डन 0 से W मतलब टोटल वर्क डन, और ये 1/c बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। टोटल चार्ज 0 से लेके Q तक कितना देना पड़ा, और ये Q एज इट इज। तो ये इस तरह की सिचुएशन बन गई। अगर बायोलॉजी के बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो x से dx का मान लिया इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, ये क्या x की पावर 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, x की पावर 2/2, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है, x की पावर n dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे x की पावर 1 है तो वो x की पावर 2/2 आ गया। x की पावर 5 होता तो आंसर होता है x की पावर 6/6। यहाँ q की पावर 1 है और dq है, मतलब ये dq क्या रिप्रेजेंट करता है, q इज वेरिएबल। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो q मतलब x की पावर 1 का जैसे x की पावर 2/2 आया, ऐसे q की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, q की पावर 2/2। तो 1/c q की पावर 2/2, और लोअर लिमिट ये अपर लिमिट ये, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, 1/2c।
तो ये अपर लिमिट क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट तो जीरो हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी या वर्क डन हो गया इसके अंदर, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इतना वर्क डन हम इसके ऊपर करेंगे, इसको जीरो से लेके क्यू तक चार्ज करने में, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं, यू को रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी से। तो इतनी एनर्जी इसके अंदर सेव हो जाती है। अब इसी चीज को कई बार अलग अलग यूज के हिसाब से हम इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एनर्जी की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर बाई 2c। हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी। अगर इसी फार्मूला में Q की जगह सी वी रख देंगे तो ये U की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई 2c। ये c से एक पावर कट जाएगी 1 बाई 2cv स्क्वायर। तो ये भी एनर्जी है। बेसिक फार्मूला तो यही है एनर्जी का, लेकिन ये भी एनर्जी का फार्मूला बन गया यहाँ से। दूसरा इसी फार्मूला का और दूसरी फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी तो Q की वैल्यू रखी मैंने, अब मैं क्या करता हूँ C की वैल्यू रख देता हूँ। C की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, Q बाई V, तो Q नीचे V ऊपर, Q की एक पावर कट जाएगी तो 1 बाई 2 QV। ये भी एनर्जी का फार्मूला है। तो एनर्जी का बेसिक फार्मूला यही है Q स्क्वायर बाई 2c, लेकिन इससे दो फार्मूले और बन गए, 1 बाई 2 CV स्क्वायर और 1 बाई 2 QV। तो एनर्जी के ये तीनों ही फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला है Q स्क्वायर बाई 2c, दूसरा फार्मूला 1 बाई 2 CV स्क्वायर, तीसरा फार्मूला 1 बाई 2 QV, और ये तीनों ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक लास्ट चीज है कि जो कैपेसिटर को हम पैरेलल और सीरीज में जोड़ते हैं, उस टाइम पे उनकी एनर्जी क्या होगी। अभी हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, मान लिया 1 2 3 ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हैं, वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, और उनकी नेट जो कैपेसिटी है मान लिया 1 बाई सी एस है, क्योंकि 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री, ऐसे आया ना। तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी जब वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इस फार्मूला में क्यू स्क्वायर बाई 2 सी एस रख सकते हैं। जब वो सीरीज में जुड़े हुए थे और उनकी कैपेसिटी जो थी, सीरीज कॉम्बिनेशन 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, कितने भी हो सकते हैं। तो ये कैपेसिटी सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सब के कॉम्बिनेशन की क्या है, सी एस है। और मैं चाहता हूं इस पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी एनर्जी कितनी होगी, तो मैं एनर्जी में सी की जगह सी एस रख देता हूं। तो मेरे को ये फार्मूला अच्छा लगा, ये नहीं लिया मैंने, ये नहीं लिया, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 सी एस लिख सकते हैं। दूसरी बात क्यू स्क्वायर बाई 2, अब मैं अगर इस सी एस की जगह ये लिखना चाहता हूँ 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री प्लस 1 बाई सी फोर, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी वन प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 सी टू प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 सी थ्री, तो ये अप टू n। ये क्यू स्क्वायर बाई 2 सी वन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी वन, मतलब फर्स्ट एक कैपेसिटर की एनर्जी U1, ये सेकंड की U2 प्लस U3। तो नेट एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, एक एक की एनर्जी जितनी स्टोर है उनमें, जो वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनकी एक एक की एनर्जी जोड़ दो, इंडिविजुअली निकाल के वो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी स्टोरेज के बराबर हो जाएगी। दूसरा सिचुएशन पढ़ते हैं, अगर कैपेसिटर्स n कैपेसिटर्स हैं और वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, उस टाइम पे टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। सेकेंड सिचुएशन है, और हमारा फार्मूला एनर्जी का आया था क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये c की जगह q बाई वी रखा 1 बाई 2 क्यू वी। दूसरी जो सिचुएशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में n जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, मैं मान रहा हूं उनकी पैरेलल जो सब का जो इफेक्ट है,
उनके इफेक्ट के अकेला एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटी जो है Cp है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी 1/2 Cp v²। अब की बार मैं इसकी बजाय ये ले रहा हूँ 1/2 Cp v²। और ये Cp क्या रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटी, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n। तो ये Cp की जगह हम क्या रख सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n v²। अब ये इसको अगर हम खोलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/2 C1 v² प्लस 1/2 C2 v² प्लस 1/2 C3 v²। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है U1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड में कितनी एनर्जी स्टोर है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्ड में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो टोटल एनर्जी स्टोर किसके बराबर हो जाएगी, इंडिविजुअल में एक एक में जितनी एनर्जी स्टोर है उनकी अलग अलग निकाल लो और सबको जोड़ दो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इन दोनों से क्या प्रूफ होता है कि आप जब कैपेसिटर को अगर सीरीज में जोड़ते हो तो वो सीरीज में जो कॉम्बिनेशन है, जैसे ये एक कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, ऐसे n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी निकाल लो और इसकी निकाल लो, तीनों की निकाल के तीनों को जोड़ दो तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसी तरीके से पैरेलल में है 3 कैपेसिटर या n नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी निकाल लो और इसकी निकाल लो, तीनों को जोड़ दो तो टोटल एनर्जी जो आएगी इन तीनों के सम के बराबर आएगी। यहां से एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि 3 कैपेसिटर हैं, एक का नाम C1 है, दूसरे का C2, तीसरे का C1, मतलब एक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफेराड, दूसरे की 3 माइक्रोफेराड और तीसरे की 5 माइक्रोफेराड। एक बार तो दोनों को सीरीज में, तीनों को सीरीज में जोड़ा, एक बार तीनों को पैरेलल में जोड़ा। क्या दोनों सिचुएशन में एनर्जी स्टोर जो है सेम होगी? तो यहाँ पे बच्चे बड़े ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू इंडिविजुअल का सम, चाहे वो सीरीज है चाहे वो पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में उतनी ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी होगी। इसका आंसर ये है, जब आप सीरीज में जोड़ोगे तो U1 की कुछ और वैल्यू होगी, U1 की यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे U2 की कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे U2 की कुछ और, यहाँ पे U3 की कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे U3। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो टोटल एनर्जी जो है इन तीनों का सम है, जब आप पैरेलल में जोड़ते हो तो टोटल एनर्जी इन तीनों का सम है। लेकिन सीरीज में ये U1 U2 U3 की वैल्यू कुछ और है और पैरेलल में ये U1 U2 U3 की वैल्यू कुछ और है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उन दोनों केसेस में नेट एनर्जी निकालने का तरीका एक ही है कि U1 प्लस U2 प्लस U3 कर दो, लेकिन U1 U2 U3 ये दोनों कॉम्बिनेशन में अलग अलग हैं, क्योंकि सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो चार्ज की वैल्यू Q कांस्टेंट रहती है, पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं चार्ज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक में कम, एक में ज़्यादा, एक में कम, बीच का। तो दोनों केस में तीनों में जो टोटल एनर्जी होती है अपनी अपनी वो अलग अलग आएगी, इसलिए सम तो हम करेंगे लेकिन सेम नहीं होगी सीरीज और पैरेलल में। एक लास्ट एक छोटी सी चीज़ है जो कभी कभी यूज हो सकती है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर की टोटल एनर्जी अपॉन में उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में उसके बीच का गैप लेंथ d, a इंटू डी। तो टोटल एनर्जी निकालनी हमने सीख ली, कोई भी एक फार्मूला ले लो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम a इंटू डी। तो ऐसा करने से उसकी एनर्जी डेंसिटी आ सकती है, ये कभी कभी यूज होती है, कहीं पे अगर यूज होगी तो मैं निकाल के हम आपको बता दूंगा बाद में। तो यहाँ पे ये यूनिट हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है, कल से हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।